दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए। हुआ रकीब तो हो नामा बर है क्या कहिए। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 201 पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपने एक ख़त में इस गज़ल का ज़िक्र किया है। अप्रैल 1853 में लाल किले में बादशाह ने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया था और गालिब साहब अपने ख़त में कहते हैं कि उन्होंने उस मुशायरे के लिए इस गज़ल को कंपोज़ किया था। और मुशायरे में पढ़ी जाने वाली दूसरी गज़लों के साथ साथ इस गज़ल को भी दिल्ली उर्दू अखबार के 27 अप्रैल 1853 के एडिशन में पब्लिश किया गया था। बड़ी खूबसूरत गज़ल है। इसके अंदर जो रदीफ़ है वो है क्या कहिए। तो उसको हमारी ज़बान में कई अलग अलग अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर एक निराशा का रंग हो सकता है कि कोई चीज़ इतनी ख़राब है, इतनी बुरी है या इतनी अच्छी है कि लफ्ज़ों में उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। आप बयान नहीं कर पा रहे, इसलिए आप कहते हैं कि अब हम क्या कहें। कुछ कहना बेकार है, असर ही नहीं होगा, इसलिए यू हैव गिवन अप। तो एक रेजिग्नेशन की टोन भी इसके अंदर हो सकती है। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए। दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए। हुआ रकीब तो हो नाम बर है क्या कहिए। ये ज़िद की आज ना आवे और आए बिन न रहे। ये ज़िद की आज ना आवे और आए बिन न रहे। क़ज़ा से शिकवा हमें किस कदर है क्या कहिए। रहे है यूं गहो बेगाह की कुए दोस्त को अब। रहे है यूं गहो बेगाह की कुए दोस्त को अब। अगर न कहिए कि दुश्मन का घर है क्या कहिए। जहे करिश्मा की यूं दे रखा है हमको फरेब। जहे करिश्मा की यूं दे रखा है हमको फरेब। कि बिन कहे ही उन्हें सब खबर है क्या कहिए। समझ के करते हैं बाजार में वो पुरसिश हाल। समझ के करते हैं बाजार में वो पुरसिश हाल। कि ये कहे कि सरे रह गुजर है क्या कहिए। तुम्हें नहीं है सरे रिश्ताए वफा का ख्याल। तुम्हें नहीं है सरे रिश्ताए वफा का ख्याल। हमारे हाथ में कुछ है मगर है क्या कहिए। उन्हें सवाल पे जोमे जुनू है क्यों लड़िए। उन्हें सवाल पे जोमे जुनू है क्यों लड़िए। हमें हमें जवाब से कते नज़र है क्या कहिए। हसद हसद सजाए कमाल सुखन है क्या कीजिए। हसद सजाए कमाल सुखन है क्या कीजिए। सितम बहाए मताए हुनर है क्या कहिए। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। हसद सजाए कमाल सुखन है क्या कीजिए। सितम बहाए मताए हुनर है क्या कहिए। कहा है किसने कि गालिब बुरा नहीं लेकिन। कहा है किसने कि गालिब बुरा नहीं लेकिन। सिवाय इसके कि आशुफ्ता सर है क्या कहिए। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि दिया है दिल अगर उसको। दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए। हुआ रकीब तो हो नामा बर है क्या कहिए। बशर कहते हैं इंसान को, ह्यूमन को। और रकीब कहते हैं जो प्यार में आपका राइवल है उसको। जो आपके महबूब से कोई और आशिक इश्क करता है उसको आप रकीब कहेंगे। नामाबर डाकिए को, मैसेंजर को कह सकते हैं जो ख़त या पैगाम आपके लिए जाता है, ख़तों का जवाब भी लेके आता है। और एज़ यूजुअल ये रंग हम पहले भी देख चुके हैं कि नामाबर खूबसूरत महबूब के लिए गालिब साहब का या आशिक का ख़त लेके जाता है और महबूब की खूबसूरती पे फ़िदा हो जाता है, खुद उसका आशिक बन बैठता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। तो शेर में वो कह रहे हैं कि कोई हैरानी की बात नहीं कि नामाबर हमारे महबूब का आशिक बन बैठा है और हमारा रकीब बन गया है। वो नामाबर भी एक बशर है, एक इंसान है, हमारी तरह एक आम इंसान ही तो है। और हमारा महबूब इतना खूबसूरत है कि किसी इंसान को भी उससे इश्क हो सकता है। और इस नामाबर को अगर इश्क हो गया है तो क्या बड़ी बात है या। तो अगर ये आशिक बन बैठा तो अब हम क्या कहें या। और देखें, शेर में कहते हैं कि दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए। कि अगर ये नामाबर भी हमारे महबूब को अपना दिल दे बैठा है तो क्या कहिए, ये एक इंसान ही है हमारी तरह। इंसान के बस में तो नहीं कि उस महबूब की खूबसूरती को रेजिस्ट कर सके या वो उसके अंदर इतनी दिल फरेबी है महबूब में और उसकी खूबसूरती में कि वो दिल चुरा ही लेता है लोगों का। हुआ रकीब तो हो नामाबर है क्या कहिए या। तो रकीब से कभी आशिक
खुश तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग की टोन भी हो सकती है कि अब हम क्या कहें, ऐसा तो होना ही था, और रेजिग्नेशन की टोन भी हो सकती है कि हमारे हाथ में तो है नहीं कि महबूब, ये तो महबूब की खूबसूरती का कमाल है, हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए अब हम क्या कहें। और ये हो सकता है कि किसी ने इस बात का ज़िक्र किया है कि आपका तो एक और रकीब पैदा हो गया, और गालिब साहब जवाब में कहते हैं कि अब हम क्या कहें साहब, हमारे बस में क्या है। हुआ रकीब तो हो नामबर है क्या कहिए, तो फिर भी नामबर तो है, ये भी हो सकता है कि हम पैगाम तो उसके हाथ ही पहुँचाएँगे, उसके हाथ ही अपने पैगाम और ख़त भेजा करेंगे। अब उस बेचारे को छोड़ तो नहीं सकते, अब उससे ये गलती हो गई तो हो गई, उसके बस में भी क्या था, या ये तो महबूब की खूबसूरती का कमाल है। हुआ रकीब तो हो, तो हुआ करे रकीब, है तो नामाबर ही, ये रंग भी हो सकता है कि हमारे जैसा सच्चा आशिक वो नहीं हो सकता, या तो हुआ करे अगर वो हमारा रकीब बन बैठा है तो वो एक आम नामाबर ही, तो एक डिसडेन की टोन भी हो सकती है। तो शेर है कि दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए, दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए, हुआ रकीब तो हो नामबर है क्या कहिए। ये जिद की आज न आवे और आए बिन न रहे, कज़ा से शिकवा हमें किस कदर है क्या कहिए। कज़ा कहते हैं किस्मत को, किस्मत के फरमान को। मौत के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, सम काइंड ऑफ डिवाइन डिक्री, डेस्टिनी, फेट, यहाँ पे मौत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। कदर, जैसे कहते हैं किस कदर तक, टू वट डिग्री, कदर का लफ्ज़ भी किस्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कज़ा व कदर भी एक फ्रेज़ होता है जिसको किस्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एंजल्स हु प्रिजाइड ओवर योर डेस्टिनी। तो ओवरऑल कदर, क्वांटिटी के लिए किस हद तक, किस डिग्री तक कोई चीज़ हो रही है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और किस्मत के लिए भी। तो शेर है कि ये ज़िद की आज न आवे और आए बिन न रहे, क़ज़ा से शिकवा हमें किस कदर है क्या कहिए। तो शायर को यहाँ पे मौत से शिकवा है, सारी ज़िंदगी इश्क के दुख सहे, रोज़गार के गम सहे, महबूब के जुल्म सहे, जुदाई का इंतज़ार का गम वो सहता रहा, और एक उम्मीद थी कि मौत आएगी तो आराम आएगा, या तो मगर अब उसको मौत पे भी एतबार नहीं है, उसको ये भी यकीन नहीं कि मौत आएगी और मौत उसके लिए आराम लेके आएगी, या तो मौत भी उसके बुलाने पे नहीं आती, जैसे महबूब उसके बुलाने पे नहीं आता, वैसे मौत भी उसके बुलाने पे नहीं आती। महबूब की तरह मौत भी जालिम है, और आज बहुत ज़्यादा वो दुखी है शायद, इसलिए वो मरना चाहता है या मौत को बुला रहा है, और लेकिन मौत नहीं आती, और इस बात की वो शिकायत ज़ाहिर कर रहा है। तो कहता है कि ये ज़िद की आज न आवे और बिन आए न रहे, कि मौत की ये ज़िद है कि आज वो नहीं आएगी। जब मैं दुख से मौत को बुला रहा हूँ, मौत की नींद जब मैं सोना चाहता हूँ तो वो नहीं आएगी। और कॉन्ट्राडिक्शन देखो कि बिन आए न रहे, एक ना एक दिन मौत आएगी, लेकिन जब हम चाहेंगे तब नहीं आएगी। या तो ये मौत की ज़िद है कि एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगी, या लेकिन जब हम बुलाएंगे तब नहीं आएगी। ये ज़िद की आज ना आवे और आए बिन न रहे, क़ज़ा से शिकवा हमें किस कदर है क्या कहिए। तो मौत से हमें किस कदर शिकायत है, किस हद तक, किस डिग्री तक शिकायत है, हम क्या कहें, हम बयान नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा हमें शिकायत है। और इससे मुझे मिर्ज़ा गालिब साहब का एक और बड़ा मशहूर शेर याद आया, जो कि इस शेर का काउंटर पॉइंट हो सकता है। मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो शेर था कि ये ज़िद की आज ना आवे और आए बिन न रहे, क़ज़ा से शिकवा हमें किस कदर है क्या कहिए। रहे है यूं गहो बेगाह की कुए दोस्त को अब, रहे है यूं गहो बेगाह की कुए दोस्त को अब, अगर न कहिए कि दुश्मन का घर है क्या कहिए। गहो बेगाह का मतलब है हर मौसम में हमेशा, ठीक हो या ना हो, हमेशा कुछ हो रहा है, और कुए दोस्त, दोस्त का महबूब का कूचा, उसकी गली, या स्ट्रीट ऑफ द बिलवेड। तो इश्क में अपने दुश्मन अपने रकीब के लिए इस शेर में एक शिकायत गालिब साहब ने की है। दुख की टोन है, जेलसी की टोन है, रेजिग्नेशन की टोन भी हो सकती है। तो रकीब या दुश्मन महबूब के पास भी फटके ये सच्चे आशिक को मंजूर नहीं होता। यहाँ उस रकीब ने या उस दुश्मन ने
महबूब की गली को मानो अपना घर ही बना लिया है, वो वहीं हमेशा रहता है, वहीं घूमता हुआ नज़र आता है, या वहीं से आता जाता हुआ नज़र आता है, या और शायद महबूब के घर आता जाता रहता है, क्योंकि ये महबूब की गली है। और इस बात से आशिक खफा है, जेलस है, और महबूब से भी खफा है, जो कि रकीब को, दुश्मन को रोकता नहीं है, बल्कि शायद इनकरेज करता है, क्योंकि गालिब साहब का महबूब रकीब से इश्क कर बैठा है, शायद ये हो सकता है। तो इस बात का अफसोस भी इस शेर में हो सकता है। तो और अब आशिक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पे खड़ी हो गई है। और वो कहता है कि रहे हैं यूं गहो बेगाह की कुएं दोस्त को अब, कि वो दुश्मन हर मौसम में महबूब की गली में ही रहता है, घूमता रहता है, आता जाता रहता है, कि अब अगर न कहिए कि दुश्मन का घर है क्या कहिए। रहे हैं यूं गहो बेगाह की कुएं दोस्त को अब, अगर न कहिए कि दुश्मन का घर है क्या कहिए, कि अगर अब हम ये ना कहें कि ये महबूब की गली उस दुश्मन का घर ही है, तो और क्या कहें। या तो क्योंकि वो हमेशा ही यहाँ नज़र आता है, तो ऐसा अब हम नया ना कहें कि वो यहीं पे रहता है, तो और अब हम क्या कहें। तो रंग देखें, कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना अब नहीं चल सकता। जो रकीब है, जो दुश्मन है, वो लाख बहाने बनाए कि महबूब की गली में आने की लाख दलीलें दे, ये कहना मुनासिब होगा कि ये गली मानो अब उसका घर ही बन गई है। वो लाख एक्सप्लेन करने की कोशिश करे कि वो यहाँ पे क्यों आता है, बहाने बनाने की कोशिश करे, लेकिन बहाना उसका नहीं चल सकता। तो दुख की, जेलसी की, अफसोस की, रेजिग्नेशन की टोन है। अब हम क्या कहें, अब हम क्या कह सकते हैं, हमारा नसीब ही ख़राब है। तो दुश्मन का महबूब की गली में आना जाना है, वो हमेशा यहीं रहता है, अपना घर बना लिया है, और हमको उस गली में फटकने भी नहीं दिया जाता। या तो ये एक दुख की टोन भी हो सकती है। और दूसरा, महबूब की तरफ एक शिकायत भी हो सकती है, या कि तू रकीब को तो वहाँ आने देता है और हमें वहाँ नहीं आने देता, जबकि हम सच्चे आशिक हैं, और रकीब को, दुश्मन को कभी सच्चा आशिक शायरी में नहीं माना जाता। तो ये रंग है शेर के अंदर। कहते हैं कि रहे हैं यूं गहो बेगाह कि कुएं दोस्त को अब, अगर न कहिए कि दुश्मन का घर है क्या कहिए। जहे करिश्मा की यूं दे रखा है हमको फरेब, जहे करिश्मा की यूं दे रखा है हमको फरेब, जहे करिश्मा की यूं दे रखा है हमको फरेब, कि बिन कहे ही उन्हें सब खबर है क्या कहिए। करिश्मा महबूब की अदाएं, उसकी अदाओं, आँखों की अदाएं, साइड ग्लांसेस हो सकती हैं, कनखियों से देखना हो सकता है, या और उसको यहाँ पे करिश्मा बोला गया है। और जहे का जो लफ्ज़ है, जिसको ब्रावो, वाह वाह कहा जाता है, उस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल महबूब के पास कमाल की अदाएं हैं, उसकी आंखों में खूबसूरत अदाएं हैं, जो आशिक को अपने वश में कर लेती हैं, या और दिल फरेबी करती हैं, धोखे से आशिक का दिल चुरा लेती हैं उससे, या तो आशिक का कोई कंट्रोल नहीं है अपने दिल पे। महबूब ने एक निगाह से देखा या कनखियों से देखा, इतनी खूबसूरत आंखों से, कनखियों से उसको देखा, और वो अपना दिल खो बैठता है आशिक। और उसकी आंखों के करिश्मे के बारे में वो कहता है कि अब हम क्या कहें, या उसकी अदाओं, उसकी आंखों की अदाओं के करिश्मे के बारे में क्या कहें। उन्होंने ऐसे उन्होंने ऐसा फ़रेब हमारे ऊपर किया है, ऐसा जादू हमारे ऊपर किया है, कि अब हम क्या कहें, हमारा दिल तो उसके पास ही है, और बिन कहे ही उसको हमारे दिल का हाल मालूम है, हमारे पास कहने को कुछ रहा ही नहीं, तो अब हम क्या कहें। इसके अंदर दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, दो तीन रंग उभर के आ सकते हैं। एक ये कि महबूब ने अपनी आंखों के इशारों से, अदाओं से हमें अपने वश में कर लिया है, आशिक को उसने सड्यूस कर लिया है, या और अब पूरा कंट्रोल महबूब का है आशिक के ऊपर, आशिक के दिल के ऊपर। और वो कहता है कि हमारे दिल का हाल भी बिना कहे ही उसको मालूम है, क्योंकि हमारा तो, हमारे ऊपर, हमारे दिल के ऊपर पूरा कंट्रोल ही महबूब का है, तो हमारे दिल का हाल भी उसको बिना कहे ही मालूम है, पता है। इतना शातिर है हमारा महबूब, इतना करिश्मा उसके पास है, तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये रंग हो सकता है। अब फ़रेब जिसके जो यहाँ पे है, वो ये हो सकता है कि उसकी आँखों के इशारे हमें धोखे में डालते हैं, और हमें लगता है कि उसको हमारे दिल का हाल पता है, लेकिन क्योंकि हर ग्लैंसेस कन्वे सम सॉर्ट ऑफ एम्पथी फॉर अस, तो हमें लगता है कि उसको हमारे दिल का हाल पता है, मगर ये एक फ़रेब है, उसको तो हमारी परवाह ही नहीं, उसको हमारे दिल का हाल पता ही नहीं, या उसने फ़रेब करके हमारा दिल चुराया है वो, लेकिन वो इस दिल को तोड़ देगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, हमारे दिल का हाल उसको नहीं पता। या और यही फ़रेब है, यही धोखा है कि उसकी अदाओं से हमें लगता है कि वो मेहरबान है, लेकिन वो है नहीं। या
और अब देखें दिल का हाल पता होते भी महबूब मेहरबान नहीं होता, ये भी हो सकता है। और अब हम क्या कहें, हमारे बस में क्या है। और हैरानी का, अमेजमेंट का एक्सप्रेशन हो सकता है कि उसकी अदाएं ही ऐसी हैं कि अब हम क्या बयान करें उनके बारे में और क्या कहें। आपका किसी बात पे कंट्रोल नहीं है, तो इट कुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, कि अब हम क्या कहें, हमारे वश में कुछ नहीं है, हमारे बस में कुछ नहीं है। उसको या फिर महबूब को सब पता है और अब कहने को रह क्या गया है। तो ये सारी बातें इसके अंदर हो सकती हैं। ओवरऑल महबूब की आँखों की अदाओं के, उसके साइड ग्लैंसेस, कनखियों से देखना, उसके करिश्मे की यहाँ पे तारीफ़ की गई है। और महबूब सब कुछ जानने वाला है, वो इतना शातिर है कि आशिक के दिल से फ़रेब करता है, दिल चुरा लेता है, और बिन कहे ही उसको सब कुछ पता होता है। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो आशिक पे मेहरबान नहीं होता। ये रंग इसके अंदर शायद सबसे प्रोमिनेंट है। ज़हे करिश्मा की यूं दे रखा है हमको फ़रेब, कि बिन कहे ही उन्हें सब खबर है, क्या कहिए। अब हम क्या कहें, बिना कहे ही उसको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो हम पे जुल्म करता है। समझ के करते हैं बाजार में वो पुरसिश हाल, समझ के करते हैं बाजार में वो पुरसिश हाल, कि ये कहे कि सरे रह गुज़र है, क्या कहिए। पुरसिश हाल करने का मतलब है हाल पूछना, या और सरे रह गुज़र रोड साइड, चलता हुआ रास्ता, या चलते हुए रास्ते पे। समझ के करते हैं बाजार में वो पुरसिश हाल, कि ये कहे कि सरे रह गुज़र है, क्या कहिए। तो महबूब ने आशिक को, गालिब साहब को परेशान करने का, उन पे जुल्म ढाने का एक और तरीका, एक और ढंग, एक और अंदाज़ ढूंढ लिया है। वैसे तो कभी आशिक का हाल महबूब नहीं पूछता, और अगर पूछता भी है तो बाज़ार में सरे रह गुज़र पूछता है, रास्ते पे खड़ा होके पूछता है। तो आशिक बाज़ार में अपने दिल का हाल बता नहीं सकता। वो इतना दुखी है, अगर वो बताने लगेगा तो शायद रो पड़ेगा, या फिर इतना भरा बैठा है वो अंदर से कि वो बुरा भला भी कह सकता है। क्या उसके दिल के अंदर से फूट के इमोशंस निकले, कुछ नहीं पता। या तो गालिब साहब को और आशिक को समाज में अपने रुतबे की भी परवाह है। ये भी हो सकता है कि सच्चा आशिक है, उसको ये परवाह है कि महबूब की रुसवाई ना कहीं ज़माने में हो जाए। या? और महबूब को ये सब बातें पता हैं, वो चालाक है, उसको पता है कि आशिक यहाँ पे रह गुज़र पे खड़ा होके, बाज़ार में खड़ा होके अपना हाल नहीं बताएगा, और वो जानबूझ के बाज़ार में सरे रह गुज़र आशिक का हाल पूछता है, ताकि आशिक पे एहसान भी हो जाए और उसको दिल का हाल बताने का मौका भी ना दिया जाए। तो इस चालाकी पे आशिक शिकायत कर रहा है और अफसोस जाहिर कर रहा है। तो कहता है कि समझ के करते हैं बाज़ार में वो पुरसिश हाल, कि वो सोच समझ के बाज़ार में हमारा हाल पूछते हैं, कि ये कहे कि सरे रह गुज़र है, क्या कहिए। कि आगे से ये आशिक कहे या मैं कहूँ कि हम रास्ते पे खड़े हैं, लोगों की भीड़ हमें देख रही है, यहाँ मैं क्या कहूँ, यहाँ मैं कैसे अपने दिल का हाल बयान कर सकता हूँ, और मेरे दिल का हाल मेरे दिल में ही रह जाए, मेरे ऊपर एहसान भी जता जाए वो, कि देखो मैंने तो तुम्हारे दिल का हाल पूछा था, तूने बताया ही नहीं, और मैं अपनी मजबूरी में दिल का हाल भी ना बता पाऊँ। देखें क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि समझ के करते हैं बाज़ार में वो पुरसिश हाल, कि ये कहे कि सरे रह गुज़र है, क्या कहिए। तुम्हें नहीं है सरे रिश्ताए वफ़ा का ख्याल, तुम्हें नहीं है सरे रिश्ताए वफ़ा का ख्याल, हमारे हाथ में कुछ है मगर है क्या, कहिए। रिश्ता, संबंध को, रिलेशनशिप को, कनेक्शन को कहते हैं। ये लफ्ज़ एक धागे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रिश्ता वफ़ा, वफ़ादारी का संबंध, वफ़ादारी का धागा भी हो सकता है। सरे रिश्ता वफ़ा, वफ़ा के धागे का एक सिरा, एंड ऑफ द थ्रेड ऑफ फेथफुलनेस और रिलेशनशिप। तो एक बार फिर महबूब की बेवफाई की यहाँ पे शिकायत की गई है। शिकायत की, उदासी की, एक ताना देने की टोन हो सकती है, और एक थोड़ी शरारत की टोन भी इसके अंदर हो सकती है। तो कहते हैं कि तुम्हें नहीं है सरे रिश्ताए वफ़ा का ख्याल। तो आशिक महबूब को कह रहा है कि तुम्हें वफ़ा के रिश्ते के सर का ख्याल नहीं है। चाहे तुम कितना बोलो, सच्चाई ये है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस वफ़ा के रिश्ते का ख्याल नहीं है, परवाह नहीं है। हमारे हाथ में कुछ है मगर है क्या, कहिए। कि हमारे हाथ में कुछ है, शायद है, मगर है, मगर क्या है ये तुम बताओ क्या है।
या तो सेकंड लाइन थोड़ी सी मिस्टीरियस है, उसके अंदर दो तीन रंग हो सकते हैं। तो वफ़ा का जो धागा है उसके दो सिरे होंगे टेक्निकली, या तो अगर रिलेशनशिप का ये धागा है तो एक सिरा आशिक के हाथ में होना चाहिए, एक सिरा महबूब के हाथ में होना चाहिए, या और महबूब ने अपनी तरफ का सिरा छोड़ दिया है क्योंकि उसको परवाह ही नहीं इस रिलेशनशिप की, और आशिक ने जो उसकी तरफ का सिरा है उसको मुट्ठी में पकड़ रखा है और महबूब को अपनी तरफ के सिरे का ख्याल ही नहीं है। और आशिक एक ताने की टोन में कह रहा है कि महबूब को इस धागे का ख्याल ही नहीं, तो वो उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी मुट्ठी में क्या है, या क्यों, क्योंकि उसने तो अपने तरफ के धागे के सिरे को पकड़ के रखा है, महबूब ने छोड़ दिया है, उसको ख्याल ही नहीं। तो वो इस सवाल पूछ के महबूब को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता था, इस रिश्ता वफ़ा को संभालना, इसके सिरे दूसरे सिरे को पकड़ के रखना तेरा भी फ़र्ज़ था, और अब उसकी मुट्ठी में है वो सिरा, और वो उसको पूछने की कोशिश कर रहा है कि बता मेरे हाथ में क्या है, क्योंकि महबूब को तो ख्याल ही नहीं, वो बूझ ही नहीं सकता कि मैं आशिक के हाथ में क्या हो सकता है। और सारा धागा ही आशिक की मुट्ठी में है, ये भी हो सकता है कि उसी ने वफ़ा के रिश्ते को संभाल रखा है, वही वफ़ादार है, महबूब को कोई परवाह ही नहीं है। तो पूरे वफ़ा का रिश्ता निभाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिक के ऊपर है, या और अगर महबूब को ख्याल ही नहीं तो शायद वो सवाल का जवाब भी ना दे पाए, क्योंकि वो भूल चुका है कि उनके बीच में वफ़ा का कोई रिश्ता भी था, या और वो बूझ ही नहीं पाएगा कि आशिक के हाथ में है क्या, क्योंकि उसको ख्याल ही नहीं, वो भूल चुका है। और और एक रंग ये भी हो सकता है कि तुम ही कहते हो कि हमारे हाथ में कुछ है, कि यानी मेरे कंट्रोल में भी कुछ है, इस रिलेशनशिप में मेरे कंट्रोल में भी कुछ है, इस वफ़ा के मामले में मेरे इख्तियार में भी कुछ है, मगर क्या है ज़रा बताओ, तो ज़रा कह के तो बताओ कि क्या है। तो वो एक रेजिग्नेशन की टोन में कह रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जब तुम्हें ही इस वफ़ा के रिश्ते का ख्याल नहीं है तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, या तो शिकायत है, एक तरफ़ा रिश्ता संभाला नहीं जा सकता, तुमको तो वफ़ा की परवाह ही नहीं, मैं अकेले इस रिलेशनशिप को लाख कोशिश करूं संभालने की, नहीं संभाल सकता। और इस वफ़ा के रिश्ते को जिसको आशिक संभाल के रखता है और महबूब छोड़ चुका है, महबूब को याद कराने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो कहते हैं कि तुम्हें नहीं है सरे रिश्ता वफ़ा का ख्याल, कि तुम्हें नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें इस सरे रिश्ता वफ़ा का ख्याल नहीं है, तुम्हें नहीं है सरे रिश्ता वफ़ा का ख्याल, हमारे हाथ में कुछ है मगर है क्या कहिए। तो एक शरारत का, जैसे मैंने कहा, रंग भी है कि महबूब को एक ताना दिया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि बता मेरे हाथ में क्या है, और वो भूल चुका है, महबूब भूल चुका है, वो ये जवाब नहीं दे पाएगा, उसको नहीं पता कि आशिक किस कदर इस रिश्ते को संभाल के बैठा है। उन्हें सवाल पे ज़ोमे जुनूँ है क्यों लड़िए, उन्हें सवाल पे ज़ोमे जुनूँ है क्यों लड़िए, हमें जवाब से क़ते नज़र है क्या कहिए। ज़ोम किसी तरह का ख्याल, विचार, धारणा हो सकती है। अहंकार, घमंड के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जुनूँ पागलपन को कहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी मीन पैशन ऑफ ए लवर। ज़ोमे जुनूँ होने का मतलब है कि मान लेना कि कोई इंसान पागल है, जुनूनी है, टू मेक एन अजम्पशन ऑफ मैडनेस। और सवाल तो आपको पता ही है, सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, किसी तरह की डिमांड हो सकती है, किसी तरह की एक्सप्लेनेशन की मांग भी हो सकती है। कते नज़र करने का मतलब है नज़र काट लेना, नज़र चुरा लेना, या तो किसी चीज़ को अवॉइड करना, टू अवर्ट योर आइज़ फ्रॉम समथिंग। तो शेर है कि उन्हें सवाल पे ज़ोमे जुनूँ है क्यों लड़िए, हमें जवाब से क़ते नज़र है क्या कहिए। तो यहाँ पे एक बड़ी रेजिग्नेशन की टोन है इस शेर में। एक बार फिर जालिम महबूब का ज़िक्र है। आशिक शायद जुल्म पे सवाल उठा रहा है, एक्सप्लेनेशन मांगने की कोशिश कर रहा है। एक उसने सवाल उठाया है महबूब से कि तू क्यों हमसे बेवफाई करता है, तू क्यों हमारे ऊपर जुल्म ढाता है, क्यों हमसे नहीं मिलता, या क्यों रकीब से प्यार करता है। उन्हें सवाल पे ज़ोमे जुनूँ है क्यों लड़िए। तो कहता है आशिक कि मैं जब उन महबूब को सवाल करता हूँ तो वो ये अज्यूम कर लेती है कि मैं पागल हूँ, या तो एक जुनूनी पागल इंसान ही ऐसा बेकार सवाल पूछ सकता है, या ये मेरी महबूबा, मेरा महबूब अज्यूम कर लेता है, या मेरे जैसे या वो ये सोचती है कि मेरे जैसे खूबसूरत इंसान को, मेरे जैसे खूबसूरत महबूब को सवाल करने की हिमाकत एक गालिब के जैसा पागल ही कर सकता है। सो शी अज्यूम्स दैट आई एम मैड,
बिकॉज आई आस्क्ड ए क्वेश्चन। या तो कहते हैं क्यों लड़िए, तो शायद आशिक कह रहा है कि अब उसका एटीट्यूड ही ऐसा है तो मैं क्या लड़ाई करूं, क्या उससे बहस करूं, क्या फ़ायदा होगा, मैं जीत तो नहीं सकता। तो उन्हें सवाल पे ज़ोमे जुनूं है क्यों लड़िए, हमें जवाब से कते नज़र है क्या कहिए। और कहता है कि हम जवाब से नज़र चुरा लेते हैं, अब और क्या कहें। या तो कते नज़र के एक दो रंग हो सकते हैं, उसको जवाब पसंद नहीं आता जो महबूब जवाब देता है, इसलिए वो महबूब की तरफ देखता ही नहीं, नज़र चुरा लेता है दूसरी तरफ। या बिकॉज ही इज़ सो अटरली फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड। या उसको पता है जवाब ख़राब आएगा। तो जवाब क्या है उसको पता है, कोई कड़वी बात ही होगी या जवाब आएगा ही नहीं। या तो इस वजह से वो सवाल पूछता है और फिर अपनी नज़र चुरा लेता है। या और कहते हैं क्या कहिए, अब इस पूरी सूरत हाल में हम क्या कहें, इस जालिम महबूब के रवैये के बारे में हम क्या कह सकते हैं, उससे लड़ाई भी नहीं कर सकते। तो एक रेजिग्नेशन की टोन है, महबूब के एटीट्यूड को भी यहाँ पे बयान किया गया है। तो कहते हैं कि उन्हें सवाल पे ज़ोमे जुनूं है क्यों लड़िए, हमें जवाब से क़ते नज़र है क्या कहिए। ये अगला शेर बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं कि हसद हसद सज़ाए कमाल सुखन है क्या कीजिए, हसद सज़ाए कमाल सुखन है क्या कीजिए, सितम बहाए मताए हुनर है क्या कहिए। हसद कहते हैं जेलसी को, एनवी को, सज़ाए कमाल सुखन शायरी के कमाल की सज़ा, बहाए मताए हुनर तो हुनर के सामान की कीमत, हुनर की दौलत की कीमत। तो एक फ़नकार, एक शायर यहाँ पे दुख जाहिर कर रहा है, उसकी अच्छी शायरी को इस दुनिया में सिला नहीं मिला, दूसरे लोगों की जेलसी और ज़माने के जुल्म सितम के अलावा उसको अच्छी शायरी लिखने के बदले में कुछ नहीं मिला। और गालिब साहब को भी ये शिकायत उम्र भर रही कि उनकी शायरी की इस दुनिया में कदर नहीं हुई। तो कहते हैं कि हसद सज़ाए कमाल सुखन है क्या कीजिए, कि सुखन शायरी में एक कमाल हासिल करने की सज़ा ये है कि दूसरे लोग, शायर ज़माना हमसे जलता है। या हमारी शायरी दूसरे लोगों के मन में जेलसी पैदा करती है, क्या कीजिए, यही हमारा नसीब है, यही दस्तूर है, क्या कर सकते हैं। हसद सज़ाए कमाल सुखन है क्या कीजिए, सितम बहाए मताए हुनर है क्या कीजिए। और हुनर की दौलत हासिल करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो ये है कि ज़माने के जुल्म सहने पड़ते हैं, या तो महबूब के जुल्म सहने पड़ते हैं, दुनिया के जुल्म सहने पड़ते हैं। और यहाँ हुनरमंद इंसान की कदर करने की बजाय लोग उसके ऊपर जुल्म और सितम ढाते हैं, ये रंग भी हो सकता है। क्या कहिए, अब हम क्या कह सकते हैं। तो एक शिकायत है जो अक्सर हुनरमंद लोगों को रहती है, आर्टिस्ट्स को रहती है, शायरों को रहती है, कि दुनिया उनकी कदर नहीं करती, उनसे जेलस होती है, और उनके ऊपर जुल्म और सितम ढाती है। ये टोन इस शेर के अंदर भी जाहिर की गई है। तो कहते हैं कि हसद सज़ाए कमाल सुखन है क्या कीजिए, सितम बहाए मताए हुनर है क्या कहिए। कहा है किसने कि गालिब बुरा नहीं लेकिन, कहा है किसने कि गालिब बुरा नहीं लेकिन, सिवाय इसके कि आशुफ्ता सर है क्या कहिए। आशुफ्ता सर का मतलब है सर फिरा, पागल, जिसका दिमाग ख़राब हो। तो कहते हैं कहा है किसने कि गालिब बुरा नहीं लेकिन, कि कौन कहता है कि गालिब बुरा नहीं, सब कहते हैं, हम भी कहते हैं। हो सकता है महबूब से किसी ने पूछा हो और वो कह रहा है कि सब कहते हैं, हम भी कहते हैं कि गालिब बुरा है। किसने कहा है कि गालिब बुरा नहीं, सिवाय इसके कि आशुफ्ता सर है क्या कहिए। और उसको आशुफ्ता सर, उसको पागल कहने के सिवाय और कह क्या सकते हैं। अब आप ही कहिए कि उसको अगर पागल ना कहें तो और क्या कहें। तो उसको अगर पागल के सिवा उसको और क्या कह सकते हैं, आप ही बताइए, कुछ नहीं कह सकते। तो जैसा मैंने कहा, महबूब की या किसी और इंसान की एक्सप्लेनेशन हो सकती है। किसी ने पूछा है कि आपने गालिब को अच्छा कहा, और जवाब है कि किसने अच्छा कहा। तो किसने कहा कि गालिब बुरा नहीं, और पागल ना कहें तो इसके अलावा उसको क्या क्या कह सकते हैं, आप ही बताइए। एक रंग ये भी हो सकता है कि ये बात नहीं कि गालिब में कोई बुराई नहीं, बुराई है, मगर इसके अलावा कोई बुराई नहीं कि वो सरफिरा है, वो पागल है, वो इश्क में अपना आप खो बैठा है। तो एक सेल्फ डेप्रिकेशन का रंग है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को पागल कह रहे हैं। और एक रंग ये भी हो सकता है कि बुरा कहने पे लोग मजबूर हैं, क्योंकि वो पागल हैं, यू कैन नॉट डिनाई इट। तो पागल ना कहें तो लोग क्या कहें। तो ये रंग इस शेर में है। कहते हैं कि कहा है किसने कि गालिब बुरा नहीं लेकिन, सिवाय इसके कि आशुफ्ता सर है क्या कहिए। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सम सेंस। थैंक यू।